नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं 16वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की। ठीक है, यह हाल फिलहाल का बहुत महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन है और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया था। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम है उनमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों ही इसमें हमने समाहित करने की कोशिश की है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अक्टूबर 2021 को 16वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। ठीक है, इसका जो मेजबानी की थी वो किस देश ने की थी? ब्रुनेई ने की थी। क्यों की थी? क्योंकि वह आसियान का अध्यक्ष भी है और ईस्ट एशिया समिट EAS का भी अध्यक्ष है। और यह महत्वपूर्ण बात है कि जो आसियान का अध्यक्ष होता है वही EAS का भी अध्यक्ष होता है। ठीक है, इस सम्मेलन में आसियान देशों और अन्य EAS देशों सहित ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, अमेरिका और भारत ने भी भागीदारी की। ठीक है, भारत EAS में सक्रिय भागीदारी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7वीं बार इसमें भाग लिया। ठीक है, और भारत इस पूर्वी एशिया सम्मेलन जो EAS है इसका संस्थापक सदस्य है। इस सत्र में हम जो भी ये EAS है और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके ऊपर हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, कि इसके सदस्य कौन है, इसकी स्थापना कब हुई, तो ये सारा इस सेशन में हम इन पर सब चर्चा करेंगे। तो इसमें जो चर्चा हुई अगर उसकी हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए EAS के महत्व को दोहराते हुए कहा कि संगठन अहम रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए देशों को करीब लाता है। ठीक है, जो भी इसके सदस्य देश हैं उनका जो व्यापक एरिया में फैले हुए हैं, तो वो इस मंच पर आकर एक वार्ता के माध्यम से जो भी उनके मुद्दे हैं उनके समाधान खोजते हैं। ठीक है, और नए सहयोग के जो क्षेत्र खुल सकते हैं उन पर चर्चा करते हैं। 16वें EAS में भी महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें हिंद प्रशांत, दक्षिण चीन सागर, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑन द लॉ ऑफ द सी UNCLOS, आतंकवाद और कोरिया प्रायद्वीप के मुद्दे और म्यांमार के विषय में चर्चा की गई। ठीक है, ये EAS के जो सदस्य देश हैं उनका मैप है। ये विश्व में इनका फैलाव है। अमेरिका, रूस, ठीक है, चीन, भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया और जापान और ये जो आसियान देश हैं, न्यूजीलैंड है, यहाँ तक ये पूरा फैला हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं कि ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है क्या। तो ईस्ट एशिया समिट यानी कि ESA एशिया पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों के नेताओं द्वारा संचालित एक विशिष्ट मंच है जिसका गठन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्य से किया गया था। ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी कुआलालंपुर घोषणा के अनुसार हुई थी। तो कुआलालंपुर घोषणा के अनुसार पूर्वी एशिया में शांति, आर्थिक समृद्धि और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर बातचीत करने के लिए EAS एक खुला मंच है। ठीक है, पूर्वी एशिया सम्मेलन जो है आम क्षेत्रीय विषयों, इसके अलावा राजनीति, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों तथा सामरिक वार्ता पर भी जो है हर साल सम्मेलन आयोजित करके वार्ता करता है और इसी के लिए इसको एक मंच के रूप में विकसित किया गया है। इस संबंध में ईस्ट एशिया ग्रुपिंग, अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो ईस्ट एशिया ग्रुपिंग जो है उसकी अवधारणा पहली बार 1991 में आई थी और इस संकल्पना के जनक कौन थे? मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महाथिर मोहम्मद थे। ठीक है, लेकिन पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की स्थापना 2005 में की गई। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में 10 आसियान सदस्य देशों के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया, न्यूजीलैंड, रूस और अमेरिका भी शामिल है। ठीक है, तो ये इसकी सदस्यता है। ईस्ट एशिया सम्मेलन रणनीतिक वार्ता के लिए इंडो पैसिफिक क्षेत्र का एक प्रमुख मंच है। ठीक है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर आगे हम विस्तृत चर्चा करेंगे।
ईएएस की जो सदस्यता है वो विश्व की आबादी का लगभग 54% है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 58% हिस्सा ईएएस क्षेत्र से आता है। ठीक है, ईएएस एक आसियान केंद्रित मंच है। इसकी अध्यक्षता केवल आसियान का जो सदस्य राष्ट्र है वही कर सकता है। आसियान का जो अध्यक्ष है वही ईएएस का भी अध्यक्ष होता है। इसके सहयोग के क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दे, महामारी और रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और आसियान कनेक्टिविटी इसके मुद्दे हैं। अगर चुनौतियों की बात करें, इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो प्रासंगिकता में इसकी सीमाएं भी है और महत्व भी है। तो हम क्रमशः दोनों की बात करेंगे। पहले हम चुनौतियों की बात करते हैं। तो इसका जो सदस्यता का जो दायरा है वो बहुत विस्तृत है। इस कारण जो बहुत से देशों के जो आपसी मतभेद है वो इसके प्रभाव में सीमा उत्पन्न करते हैं। जैसे चीन जापान में मतभेद है, ठीक है, चीन और भारत के बीच में भी विवाद है। तो इस कारण इसकी प्रासंगिकता थोड़ी सीमित होती है, क्योंकि चीन भारत को न केवल निवेश और बाजारों के लिए बल्कि राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से भी प्रतिस्पर्धी के रूप में देखता है और समस्याएं उत्पन्न करता रहता है। ठीक है, और भारत के जो मुख्य शत्रु है पाकिस्तान, उसका हमेशा समर्थन करता रहता है। ठीक है, और भारत को दबाव में लाने की उसकी हमेशा कोशिश रहती है। ठीक है, और दूसरा इसका तनाव का क्षेत्र इसकी प्रकृति से भी जुड़ा है, क्योंकि यह इसकी जो प्रकृति है वो आसियान के संचालित होने के कारण ये आसियान फोकस्ड है। ठीक है, और इस कारण इसकी प्रासंगिकता थोड़ी सीमित होती है। हालांकि इसकी सदस्यता का दायरा बहुत विस्तृत है, लेकिन फोकस्ड किस पे है? आसियान पर। इसके अलावा जो है इसका जो एजेंडा है बहुत व्यापक है और जो आपसी मतभेद हैं देशों के, उस कारण इन पर काम करना संभव नहीं हो सकता है। इसके अलावा इस क्षेत्र में कार्यरत अन्य क्षेत्रीय संगठनों जैसे आसियान, एपेक और भी विभिन्न अन्य उप क्षेत्रीय समूह हैं, उनसे भी इसका संबंध है। ठीक है, आसियान और ईएएस के बीच जो अंतर है उसकी जो सीमा है वो काफ़ी धुंधली और भ्रमित करने वाली है, क्योंकि आसियान जिन उद्देश्यों को लेकर चलता है उसी से मिलते जुलते मुद्दे ईएएस के भी हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसकी आवश्यकता क्या है जब पहले से ही आसियान है। तो ये भी इसका एक प्रासंगिकता को कम करने वाली बात है। ठीक है, और ये हमने इस पर चर्चा की है कि ईएएस का उद्देश्य आसियान समुदाय का निर्माण को प्रोत्साहित करना है। तो फिर आसियान का क्या अर्थ है? ठीक है, अधिक सैन्य रूप से सक्षम क्षेत्रीय शक्तियों और उनके सैन्य बजट में भारी अंतर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्यों को कमजोर करता है। ये जो संगठन है वो बात किसकी करता है? क्षेत्रीय शांति, अंतर क्षेत्रीय शांति की बात करता है, सुरक्षा और समृद्धि की बात करता है। लेकिन इसके जो सदस्य हैं वो उनके बीच में भारी प्रतिद्वंदिता और उनकी मिलिट्री पावर और उनका जो मिलिट्री बजट है वो बहुत अधिक है। बहुत सारे जो इसके सदस्य देश हैं उनके कुल बजट से भी ज़्यादा इसके जो अन्य सदस्य देश हैं उनका बजट है। जैसे कि अमेरिका और चीन है, इनकी वैश्विक प्रतिद्वंदिता और इनका सैन्य बजट और इनके रक्षा साजो सामान के बारे में सारी दुनिया जानती है। तो दूसरी तरफ इसमें वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया, थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार, ऐसे देश भी हैं। तो ये इसका एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न करते हैं कि एक तरफ तो इतने विशालकाय बजट वाले इतने बड़े देश हैं, हार्ड पावर वाले, और दूसरी तरफ जो बहुत छोटे देश भी हैं। तो ये किस तरीके से एक इसकी समृद्धि और सुरक्षा के जो मामले हैं उन पर कैसे सहमत हो सकते हैं? ठीक है, यानी कि अपने हितों से कैसे वह दूसरे के हितों को तवज्जो दे सकते हैं। यानी कि जो बड़े और शक्तिशाली देश हैं छोटे देशों के हितों को अपने हितों पर कैसे वरीयता दे सकते हैं, ये इसका एक बड़ा सवाल उठता है इसमें। ठीक है, लेकिन जब इतना बड़ा एक संगठन है तो इसका जो व्यापक प्रभाव भी है और महत्व भी है। तो अगर हम इसकी प्रासंगिकता की बात करें तो इसकी जो प्रासंगिकता है ईएएस, ये एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक जो एक संगठन है उससे अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि यह प्रमुख रूप से एशिया केंद्रित है। ठीक है,
और जबकि ये एपेक बात किसकी करता है, एशिया पैसिफिक की बात करता है। तो ये एशिया केंद्रित होने के कारण इसकी प्रासंगिकता हमारे लिए बढ़ जाती है। ठीक है, अमेरिका और रूस को छोड़कर ये जो है एशिया केंद्रित मुख्य रूप से हो जाता है। हालांकि सदस्य तो रूस भी है और अमेरिका भी है, लेकिन उनके अलावा अगर हम देखें तो चीन और भारत, ऑस्ट्रेलिया, आसियान, ये सारे जो देश हैं ये एशिया केंद्रित हो जाते हैं। ठीक है, जबकि एपेक में एशिया के अलावा मैक्सिको, चिली, अर्जेंटीना और यूरोपीय संघ जैसे देश भी उसमें शामिल है। तो वहाँ पर जो एशिया की प्रासंगिकता है तो वो सीमित हो जाती है। तो इस दृष्टि से इसकी प्रासंगिकता बताई जा सकती है कि ये एपेक की तुलना में अधिक प्रासंगिक है। भारत के लिए अगर महत्व की बात करें तो भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह एपेक का एक विकल्प भारत को उपलब्ध कराता है, क्योंकि भारत एपेक की सदस्यता लेने में विशेष रुचि नहीं रखता है। आसियान और अन्य बहुपक्षीय देशों के साथ बहुआयामी संबंध बनाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने अपनी एक्ट ईस्ट नीति पर जोर दिया है, जिसके लिए ईएएस महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। ठीक है, दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी और उसके बढ़ते निवेश की प्रकृति ने आसियान देशों को आशंकित कर रखा है, जिस कारण वह भारत को एक ऐसी संभावित शक्ति के रूप में देखते हैं जो चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित कर सकता है। तो जो आसियान देश हैं वो इसमें भारत सदस्य है, तो भारत का महत्व बढ़ जाता है कि भारत चीन को संतुलित कर सकता है एशिया में, क्योंकि भारत के अलावा चीन को एशिया में चुनौती देने वाला दूसरा कोई देश नहीं है। भारत की ताकत सेवा क्षेत्र और सूचना प्रौद्योगिकी में निहित है, और जो भारत का सहयोगी और मित्र देश जापान है उसके पास एक मजबूत पूंजी आधार है। इस प्रकार ईएएस सदस्यों के व्यापार और उत्पादन के ढांचे में एक पूरकता है, यानी कि एक और जापान है जिसके पास मजबूत पूंजी आधार है, टेक्नोलॉजी है। इसी प्रकार भारत के पास क्या है कि सेवा क्षेत्र है, सूचना प्रौद्योगिकी भारत की मजबूत है, और इसके अलावा भारत का सेवा क्षेत्र मजबूत है, साथ ही भारत एक बड़ा बाजार भी है। तो इसलिए जो ईएएस के जो सदस्य देश हैं उनमें व्यापार और उत्पादन ढांचे के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो यहाँ उपलब्ध हो जाती हैं। दक्षिण चीन सागर एक व्यस्त जलमार्ग है जिसके माध्यम से भारत का आधा व्यापार गुजरता है, इसलिए इंटरनेशनल वाटर में जाने के लिए यह क्षेत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इन्हीं क्षेत्रों से होकर भारत इंटरनेशनल वाटर में भारत का जो ट्रेड लाइन है वो प्रवेश करती है। ठीक है, भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन और जो भी इसके कुछ मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए भी इसकी प्रासंगिकता बढ़ जाती है। अब आसियान की बात करते हैं। आसियान की हम यहाँ पर संक्षेप में बात करेंगे, क्योंकि जो अगला वीडियो में बनाऊंगा वो आसियान शिखर सम्मेलन पे है, तो वहाँ पर हम आसियान की विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आसियान का पूरा फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, इसमें 10 देश इसके सदस्य हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इसकी स्थापना 1967 में आसियान घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा की गई थी। इसका सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इसमें विशिष्ट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई है उनकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में। प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी, तो हिंद प्रशांत क्षेत्र है क्या आखिर। ठीक है, तो ये हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का जो एरिया है उसके बीच में जो देश पड़ते हैं उनको जो है इंडो पैसिफिक रीजन के अंतर्गत इंडो पैसिफिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है वो आप ये देख सकते हैं इस मैप में, जितने में गोला किया हुआ है इसके अंतर्गत जितने भी देश आ रहे हैं ये सब हिंद प्रशांत क्षेत्र आ रहे हैं।
हालांकि ये कोई इसकी एकमात्र व्याख्या नहीं है। जो बहुत सारे देश हैं वो अलग अलग दृष्टिकोण से ये हिंद पैसिफिक क्षेत्र की व्याख्या करते हैं, लेकिन जो मोटा मोटी एक आइडियल जो माना जाता है वो लगभग यही है। ठीक है। भौगोलिक तौर पर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के कुछ भागों को मिलाकर समुद्र का जो हिस्सा बनता है उसे हिंद प्रशांत क्षेत्र, इंडो पैसिफिक एरिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैप में आपने देख लिया होगा। इसके रणनीतिक महत्व की बात करें तो हिंद प्रशांत क्षेत्र हाल के वर्षों में अपने भू राजनीतिक महत्व के कारण और आर्थिक महत्व के कारण विश्व की विभिन्न शक्तियों के बीच कूटनीतिक और संघर्ष का एक नया अखाड़ा बन रहा है। क्यों बन रहा है इसको हम आगे बताएंगे। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण क्षेत्र दक्षिण चीन सागर आता है। यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए चीन के आसियान देशों के साथ और अमेरिका और जापान के साथ लगातार विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है। इस क्षेत्र को, इंडो पैसिफिक रीजन को कभी क्या कहा जाता था, अमेरिका की झील कहा जाता था, क्योंकि ये यहाँ पर उसका निर्विवाद प्रभुत्व था। लेकिन अब यहाँ पर चीन उसे लगातार चुनौती दे रहा है। इस क्षेत्र का जो दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है मलक्का जलडमरू मध्य है। इंडोनेशिया के पास स्थित यह जलडमरू मध्य रणनीतिक तथा व्यापारिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है। हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो महत्व है उसका अंदाजा इसी बात से लगाया जाता है कि विश्व व्यापार का 75% वस्तुओं का व्यापार इसी क्षेत्र से होता है। इस कारण हिंद प्रशांत से क्षेत्र से जुड़े हुए बंदरगाह विश्व के सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाहों में शामिल है। विश्व के सकल घरेलू उत्पाद में यह क्षेत्र 60% का योगदान करता है। यह क्षेत्र ऊर्जा, व्यापार, पेट्रोलियम से लेकर उपभोक्ता और उत्पादक दोनों राष्ट्रों के लिए महत्वपूर्ण और संवेदनशील बना रहता है। भौगोलिक विस्तार की बात करें तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कुल 38 देश शामिल हैं, जो विश्व के सतह क्षेत्र का कुल 44% और विश्व की कुल आबादी के 65% का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके महत्व की एक और वजह है कि इस क्षेत्र में उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने वाले क्षेत्रीय व्यापार एवं निवेश के अवसर पैदा करने हेतु सभी आवश्यक घटक मौजूद हैं। कुल मिलाकर वैश्विक सुरक्षा और नई विश्व व्यवस्था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कुंजी हिंद प्रशांत क्षेत्र में ही है। ठीक है। यानी कि इस क्षेत्र में जिसका सबसे अधिक प्रभाव होगा, चाहे वो अपने द्विपक्षीय रिश्तों के आधार पर हो, आर्थिक रूप से हो, व्यापारिक रूप से हो, या हार्ड पावर के हिसाब से हो, जिस तरीके से भी हो, तो वही नए विश्व जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें अग्रणी देश बन सकता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं सामुद्रिक विधि पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव की। ठीक है। यह भी ऊपर इसकी चर्चा हुई थी। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विश्व के सागरों और महासागरों पर देशों के अधिकार और उत्तरदायित्वों को तय करता है। ठीक है। यह समुद्री साधनों के प्रयोग के लिए नियमों का निर्धारण करता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून को 1982 में अपनाया था, लेकिन यह नवंबर 1994 में प्रभाव में आया। ठीक है। भारत ने 1995 में UNCLOS पर हस्ताक्षर किए थे। UNCLOS ने समुद्री क्षेत्राधिकार को कई क्षेत्रों में विभाजित किया है। ठीक है। सबसे पहले आता है प्रादेशिक समुद्री आधार रेखा। ठीक है, जिसे कहते हैं TSB। ठीक है। यह तट के साथ साथ तटवर्ती राज्य द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त निम्न जल रेखा है। ठीक है। अभी मैप में ये पूरा दिखाया बताऊंगा कि ये कौन सी रेखा कहाँ तक जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं इंटरनल वाटर्स की, ये इंटरनल आंतरिक वाटर की। ठीक है। यह जो है आधार रेखा के किनारे पर होता है और इसमें खाड़ी और छोटे खंड शामिल होते हैं। ठीक है। प्रादेशिक सागर। ठीक है। तो यह TSB जो आधार रेखा है उससे 12 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला हुआ होता है। यानी कि जो तट रेखा है उससे 12 नॉटिकल मील की दूरी तक प्रादेशिक सागर का जो क्षेत्र है वो फैला होता है, टेरिटोरियल सी का। ठीक है। इसके बाद आता है सन्निहित क्षेत्र। ठीक है। तो कॉन्टिग्यूअस क्षेत्र जोन जिसको कहते हैं, यह जो है TSB से 12 से 24 समुद्री मील की दूरी तक फैला होता है। इसके हवाई क्षेत्र, समुद्र, सीबेड और सब सॉइल पर तटीय देशों की संप्रभुता होती है और इसमें सभी जीवित और गैर जीवित संसाधन शामिल होते हैं।
इसके बाद आता है अनन्य आर्थिक क्षेत्र यानी कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ। ये बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक फैला होता है। इसमें तटीय देशों को सभी प्राकृतिक संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन का संप्रभु अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है। इसके बाद आता है हाई सी। हाई सी उच्च समुद्र। इसके अंतर्गत समुद्र के वह सभी हिस्से जो प्रादेशिक समुद्र या किसी राज्य के आंतरिक जल का हिस्सा नहीं है वह आते हैं, और इसे सभी मानव जाति की साझा विरासत के रूप में माना जाता है। यह किसी भी राष्ट्रीय अधिकार से परे होता है। राज्य इन क्षेत्रों में गतिविधियों का संचालन तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हों, जैसे कि पारगमन, समुद्री विज्ञान और समुद्र के नीचे की खोज आदि के लिए। ठीक है। तो ये इनका वर्गीकरण था। तो अब इसको आप देख सकते हैं, ये बेस लाइन है और इसमें सारा वर्णन किया गया है। ठीक है। तो ये भूमि हो गई और उसके बाद यहाँ पर से ये तट की जो बेस लाइन है वो शुरू होती है, और इसके अंतर्गत ये टेरिटोरियल सी का एरिया है 12 नॉटिकल मील तक, और यहाँ से 24 नॉटिकल मील तक ये कॉन्टिग्यूअस जोन का एरिया है। ठीक है। उसके बाद ये 200 यहाँ से बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का क्षेत्र आता है, और उसके बाद का क्षेत्र ये हाई सी है। ठीक है। और उसके बाद फिर डीप सी आता है। ठीक है। फिर सी बेड का क्षेत्र है। तो महत्वपूर्ण हाई सी तक ही है और इसी में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे अधिक जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो EEZ से पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और इसमें इस्तेमाल हुआ था, एक और टर्मिनोलॉजी जो थी, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक। भारत के प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में भाषण में इसका उल्लेख किया था। तो ये जानते हैं ये क्या है। तो आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक ये जो है आसियान की नीति है, किस पर, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए। ठीक है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जुलाई 2019 में आयोजित आसियान की जो बैठक है उसके 34वें शिखर सम्मेलन में हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आसियान की नीति स्पष्ट की गई थी। ठीक है। इस संगठन के सदस्यों ने सामूहिक रूप से एक विजन दस्तावेज द आसियान आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक जारी किया था। ठीक है। यह दस्तावेज हिंद प्रशांत के संगठन की अवधारणा और रणनीति को रेखांकित करता है, जिसमें एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्रों के को सबसे गतिशील और विस्तार और आर्थिक विकास का केंद्र माना गया है। ठीक है। तो ये जो दस्तावेज है वो एशिया प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में आसियान को सबसे गतिशील, विस्तार और आर्थिक विकास का केंद्र इसको मानता है। ठीक है। और इसके बाद एक और शब्दावली इस्तेमाल की गई थी, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव IPOI। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है। इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव IPOI का सुझाव सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में आयोजित 14वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के दौरान 2019 में दिया था। ठीक है। यह भारत के समुद्री पड़ोसियों के क्षेत्रीय सहयोग के विस्तार और सुविधा के लिए सागर मिशन का एक हिस्सा है। ठीक है। इसका उद्देश्य समुद्री सीमाओं को मजबूत करना है और इसके लिए मुक्त व्यापार के सिद्धांत और समुद्री संसाधनों के सतत उपयोग पर आधारित भागीदारी पर बल दिया गया है। ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है। और इसके बाद जो भी और भी जो नए मुद्दे होंगे उन पर मैं इसी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाते रहूँगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।